अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ ईद स्पेशल। मैं हूं आपका मेज़बान हसनैन लियाकत। मेरी तरफ से एबीएन न्यूज़ की तरफ से और मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम की जानिब से आपको ईद मुबारक हो। और आज ईद का बड़ा ज़बरदस्त दिन है और इस ईद के दिन पे हम एक ज़बरदस्त शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। और आप इनको क्रिकेट के मैदानों में भी देखते हैं, हमारे प्रोग्राम में भी बहुत दफ़ा आपने इनको देखा, लेकिन आज क्योंकि थोड़ा सा लाइटर डिस्कशन होगी, हम उनको ईद के हवाले से पूछेंगे। वो ईद कैसे गुजारते थे, बचपन में उनकी ईद कैसे गुजरी, आजकल कैसी गुजर रही है। और आज जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा, पाकिस्तान की जानिब से 3 टेस्ट मैचेस में उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, 11 ओडीआई मैचेस पाकिस्तान की जानिब से खेले और फिर 13 टी20 इंटरनेशनल्स भी खेले। मतलब कि तीनों फॉर्मेट्स में इन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। और जिस दौर में ये खेलते थे वो कोई आसान दौर नहीं होता था, एक बड़ा मुश्किल दौर होता था। और उस दौर में आप इनके जो फर्स्ट क्लास मैचेस हैं उनकी तादाद सुन के हैरान हो जाएंगे। 207 फर्स्ट क्लास मैचेस में इन्होंने शिरकत की। उसके अलावा लिस्ट ए की बात की जाए तो 257 लिस्ट ए मैचेस खेले और 226 टी20 मैचेस खेले। और ही वॉज ए वेरी क्वालिटी ऑलराउंडर। कुल मिला के 11,242 रन इन्होंने बनाए और उसके साथ साथ 1475 विकेट्स लिए हैं अपने डोमेस्टिक कैरियर में। और काउंटी भी बहुत ज़्यादा खेली। मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली स्टार ऑलराउंडर ऑफ पाकिस्तान, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, और हाल ही में न्यूजीलैंड के साथ ये मौजूद थे टीम पाकिस्तान के हाई परफॉर्मेंस कोच की हैसियत से, जनाब यासिर अरफात साहब। यासिर भाई, आपको खुश आमदीद कहता हूँ, थैंक यू वेरी मच। ईद मुबारक हो आपको। कैसी गुजरी आपकी ईद? थैंक यू वेरी मच हसनैन। और आप लोगों को भी मेरी तरफ से ईद मुबारक। जितने आपके शो में और जितने आपकी टीम है, तमाम लोगों को मेरी खैर तरफ से। मुबारक। और ज़बरदस्त ईद जिस तरह बाकी लोगों की गुजरी उसी तरह ही गुजरी है जी। अच्छा यासिर भाई, अगर ईद की बात की जाए तो वैसे तो आप यूनाइटेड किंगडम में सेटल्ड हैं और वहाँ पे भी आप होते तो हम आपसे स्काइप पे ही गुफ्तगू करते। अगर यहाँ पे होते तो हम पहुँच जाते। ये बताइएगा कि अभी मुझे लग रहा है कि आप ट्रैवलिंग में थे, तो अभी कहाँ पे पहुँचे और किस तरह ईद आज गुजर रही है? देखिए, मैं बल्कि दुबई में आया हुआ था, यहाँ ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। मैं हांगकांग की टीम के साथ थोड़ा कोचिंग का काम है मेरा। और फिर आज ही बल्कि हमने ट्रैवल ईद वाले दिन देखें आप ट्रैवल किया और ओमान पहुंचे हैं। यहाँ पर एशियन क्रिकेट काउंसिल का वर्ल्ड कप क्वालिफायर है टी20 का। सॉरी, नॉट वर्ल्ड कप बल्कि एशिया का जो होता है टी20, उसके क्वालिफायर के लिए मैं आया हूँ। तो ईद वाले दिन भी आप देखें ट्रैवलिंग चलती रहती है। अच्छा यासिर भाई, बीइंग ए क्रिकेटर, एक तो होता है ना कि बंदा जब क्रिकेटर होता है तो ईद फैमिली से दूर होती है, लेकिन अगर आपने अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेली हो और जिस तरह आप माशाल्लाह से लेवल 4 कोच हैं, तो आपको कोचिंग की मसरूफियात भी होती है, तो अभी भी वही है कि किसी वक्त भी असाइनमेंट आ सकती है और ईद कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग में गुजरती है। बिल्कुल, देखिए इसी वजह से जो है ना कि फैमिली के साथ प्लान बनाना, कहीं ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये भी लास्ट मिनट में यहाँ पर आया हूँ इस काम के लिए। और मुझे 2 इंसिडेंट्स याद आ रहे हैं कि जब मैं प्लेइंग करियर में अंडर 19 वर्ल्ड कप 2000 में श्रीलंका में हम लोग खेल रहे थे, तो वो भी टाइम ऐसा था कि जब हमने ईद जो है वो कोलंबो में प्लेयर्स के साथ, अंडर 19 प्लेयर्स हमारे थे, उनके साथ मनाई। और दूसरी 2006 चैंपियन ट्रॉफी जो इंडिया में हुई थी, और हम लोगों ने वो जो ईद की नमाज और ईद जो मनाई थी, वो सेलिब्रेट की थी, वो हमने मोहाली चंडीगढ़ में की थी। तो इस तरह के कई वाकयात हैं। मगर मैं ये एक प्रोफेशन है, प्रोफेशन में फिर जब आपको इस तरह की चीजें, आपको इन चीजों से, आप अपनी फैमिली से, अपने मुल्क से, इन चीजों से दूर होते हैं। मगर अल्टीमेटली ये होता है कि आप जब इवन आप अपने पाकिस्तानी प्लेयर्स आप उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं तो अपने आप फैमिली को मिस नहीं करते। मैं और यासिर अरफात साहब कराची में एक जगह पे मौजूद थे और हमें कुछ मेडिसिन चाहिए थी। तो हम वो मेडिकल स्टोर में गए, तो वहाँ पे ना पहले तो वो स्टोर वाला जो बहुत सारे लोग थे, बहुत बड़ा स्टोर था, तो वो देख के कहता है आपको कोई देखा देखा है ना? तो एकदम वो कहता है आप तो वही यासिर अरफात है जो कभी टीम के साथ होते थे, कभी नहीं होते थे। यासिर भाई, बचपन में ईद कैसी गुजरती थी और अब ईद कैसी गुजरती है? एक स्टार से पहले की ईद में क्या डिफरेंस था और अब की ईद में क्या डिफरेंस है? असल में इस तरह है ना कि बाकी लड़कों की तरह हमारी भी ईद गुजरती थी। और अब ये है कि बचपन में होता था हम ईदी लिया करते थे, अब ये है कि हम ईदी देने वाले बन गए हैं। यही थोड़ा फ़र्क आया, अदरवाइज़ और कोई फ़र्क नहीं आया। दूसरा ये है कि देखें, अच्छी तो यही होती है कि आप अपने वालिदैन के साथ गुज़ारें, अपने बहन-भाइयों के साथ गुज़ारें। मगर कुछ देखिए, कुछ चीज़ कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो जब आप पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करने के लिए किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, तो ऑब्वियसली आप अपनी फैमिली को मिस करते हैं।
तो ये है कि मगर ये यादें रह जाती हैं कि आपने इस साल आपने अपने वालिदैन के साथ या अपने बहन-भाइयों के साथ ईद मनाई या आपने नहीं। अब ये है कि मैं खुद मैरिड लाइफ़ में हूँ, मेरे अपने बच्चे हैं, तो मैं उनको अब छोड़ना पड़ता है, तो वो मुझे मिस करते होंगे। तो ये चीज़ें, ये एक सर्कल है, ये चलता रहता है, लाइफ़ है, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है, ये चीज़ें तो आती रहती हैं। अच्छा, वो जो वालिदैन वाली ईद है उसके ऊपर तो हम बाद में आएंगे, वो आपसे पूछेंगे कि आपने बचपन की ईदें कहाँ कहाँ गुजारी, लेकिन ये बताइएगा कि आपने ईदी का जिक्र किया, तो अब ईदी जो है वो बच्चों को मेरे ख्याल है बैंक अकाउंट में ही जाएगी, क्योंकि अभी तो आप ओमान में मौजूद है। बस इसी तरह ही है, मैं खुद, बल्कि वो बच्चे मेरे लंदन में, इंग्लैंड में हैं, और मेरी फैमिली जो है वो इंग्लैंड में ही है। बस ये लास्ट मिनट कोई सारी एडजस्टमेंट हुई और मुझे यहाँ पर आना पड़ा और हांगकांग की टीम के साथ काम करना पड़ा। मगर देखिए, अंडरस्टैंड करते हैं बच्चे भी, उन्होंने भी शुरू में फ़ील करते हैं जब वो वालिद या वालिदा उनसे दूर जाएँ, मगर 1-2 दिन बाद वो फिर अंडरस्टैंड करते हैं और फिर समझ जाते हैं। और सिमिलरली जब हम खुद जब छोटे थे, हमारे वालिदैन को जब अपने रोज़गार के लिए, जॉब के लिए कहीं दूर जाना पड़ता था, तो हमें भी इसी तरह, हमने भी उस टाइम से गुज़रा है। तो ये एक सर्कल है, एक साइकिल है जो चलता है, और सबको इस चीज़ का एक्सपीरियंस होता है और होता भी रहता है। अच्छा, आपने बचपन में यासिर भाई इस्लामाबाद में ही ईद वगैरह गुजारी, या इससे पहले आप क्योंकि आपका ताल्लुक कोटली सतिया से है तो वहाँ पे भी ईद गुजारते थे? क्योंकि वहाँ की ईद तो बड़ी डिफरेंट होती है। आप जब ईद पढ़ते हैं तो उसके बाद आपको पूरे मोहल्ले में जाना पड़ता है, रिश्तेदारों के पास जाना पड़ता है, चाहे आप सेलिब्रिटी हैं नहीं हैं, आपको गिले आते हैं अगर आप ना जाएं तो। नहीं, बिल्कुल इसी तरह ही है। और मैं जब बचपन की जो ईद होती थी, मेरे वालिद साहब हमें कोटली सत्तियाँ हमारे गाँव ले जाया करते थे और हम अपनी रिश्तेदारों के साथ ईद मनाते थे और बड़ा मज़ा आता था। और उससे भी ज़्यादा मज़ा इस चीज़ का आता था कि उससे अगले 3 दिन जो होते थे ईद के, वो वहाँ पे टेनिस बॉल, टेप बॉल का टूर्नामेंट हुआ करता था। वहाँ पे जो भी हाई स्कूल होता था या जो स्कूलों में मैचेज़ होते थे, तो उसकी ज़्यादा खुशी होती थी कि जब आप सुबह हम जाते थे पैदल चल के, कोई घंटा, डेढ़ घंटे की वॉक करके जाते थे पहाड़ियों से, तो मैच खेलते थे टेनिस का, और शाम को मगरिब के वक़्त वापस आते थे। तो बड़ा अच्छा लगता था, और वो 3 दिन फिर हम वो गाँव में गुज़ारते थे, लोगों से मुलाकात भी हो जाती थी और अपना शौक भी पूरा हो जाता था। वैसे आपने बात की, आपके गांव में तो बहुत ज़्यादा टेप बॉल की क्रिकेट होती है। एक मलोट वेलफेयर का टूर्नामेंट है जो कि पिछले 32-33 साल से हो रहा है, शायद वो भी टूर्नामेंट आपने खेला होगा। लेकिन यासिर भाई, मैं पूछना ये चाहूँगा कि जब ये टेप बॉल आप खेलते थे या फिर इतने दूर दराज के इलाके से आपका ताल्लुक था, कभी सोचा भी था कि पाकिस्तान की जर्सी पहनूंगा और इतने हायर लेवल पे क्रिकेट खेलूंगा, फिर इतने बड़े अरसे के लिए काउंटी क्रिकेट खेलूंगा, फिर एज ए हेड कोच या हाई परफॉर्मेंस कोच पाकिस्तान की जो है वो आपको एक सीट भी मिली, उसको भी आपने माशाल्लाह से बखूबी निभाया? देखिए, कभी भी मैंने इतना नहीं सोचा था कि अल्लाह ताला ने जितना मुझे उन्होंने नवाज़ा मुझे, जिस तरीके से मैं दुनिया की तकरीबन तमाम ही लीग्स खेला पाकिस्तान के, जिस तरह आपने शुरू में इंट्रो में बताया कि मैं तीनों ही फॉर्मेट्स पाकिस्तान के, वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, इस तरह के इवेंट सारे ही खेल चुका हूँ। तो कभी सोचा नहीं था कि अल्लाह ताला इतना नवाज़ेगा और इतना इतनी चीज़ें मुझे क्रिकेट में मिलेंगी। मगर मैं ये समझता हूँ कि मेरे वालिद साहब का जो जज़्बा था, जो जुनून था, जितनी मेहनत उन्होंने खुद की थी, वो जो मैंने आपको अपनी गाँव की मिसाल दी, तो मेरे वालिद साहब जो हैं वो स्कूल, जब वो छोटे खुद हुआ करते थे, तो वो खुद अपने उस इलाके में स्कूल जाने से पहले अपनी वो जो रनिंग होती थी, वो रनिंग अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लिया करते थे। और उनको असल में बेसिकली पाकिस्तान खेलने का या प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने का शौक था। तो जो उनको तो अल्लाह ताला की तरफ से नहीं वो चीज़ ये मिल सकी, मगर वो जो उनका जज़्बा था, मैं समझता हूँ कि वो जो उनका जज़्बा था, वो उसकी जो उनकी मेहनत थी, जो उनका हार्ड वर्क था, मैं समझता हूँ कि वो मुझे इन रिटर्न अल्लाह ताला ने मुझे दिया। और मैं जितना भी अल्लाह ताला का और अपने वालिद का शुक्र अदा करूँ, अपनी फैमिली का शुक्र अदा करूँ, वो कम है। अच्छा, आपके वालिद साहब बड़े ट्विटर पे एक्टिव भी हैं, इदरीस साहब, और उन्होंने एक वाकया भी शेयर किया था। मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे सुनना चाहूँगा। मेरे ख्याल है आपकी पैदाइश का वाकया है कि जब आप पैदा हुए तो वो कह रहे थे कि मैं बस आपको देख के, और उसके बाद कोई क्लब का मैच था या फर्स्ट क्लास का मैच था, वो उधर खेलने चले गए। वो क्या वाकया था? मैंने भी बिल्कुल उनसे सुना और उस ट्विटर पे मैंने देखा, उन्होंने बिल्कुल यही कहा। तो उनको देखें, सरगोदा में उन दिनों में वो जॉब किया करते थे, और वहाँ पे सबसे साइकिल ली होती थी उनके पास। तो वो बताया करते थे कि उनको पता नहीं 15-20 मील जाके साइकिल चलाना, सरगोदा की गर्मी में जाके मैच खेलना और मैच खेल के वापस आना।
और उसके अलावा भी जिस जिस शहर में उनकी पोस्टिंग या जहाँ पे भी उनकी नौकरी होती थी, वो जाते थे वहाँ पे, क्लब ज्वाइन करते थे, क्लब जाके वहाँ मैचेस खेला करते थे। तो जिस तरह मैंने आपसे ज़िक्र किया कि वो यही था कि जो उनका जुनून था, जज़्बा था, जो उनकी हार्ड वर्क और कमिटमेंट थी टुवर्ड्स क्रिकेट, मैं ये समझता हूँ कि मैं इस काबिल नहीं था कि मुझे जितना अल्लाह ताला ने नवाज़ा और जितनी परफ़ॉर्मेंसेज़ हुई मेरी काउंटी लेवल पे, मैंने देखिए 12-13 साल काउंटी क्रिकेट खेलना इटसेल्फ ये एक बड़ी अचीवमेंट है। अगर आप मेरी इतनी हाइट भी नहीं है, फिज़ीक भी इतनी स्ट्रॉन्ग या उतनी नहीं है कि आप देखें, आजकल तो लड़के 1-2 साल बाद आप देखते होंगे कि इंजरी प्रोन होते हैं, इंजरीज़ हो जाती हैं, इतना हार्ड वर्क बैक पे नहीं किया होता। मगर मुझे ये लगता है कि जो हार्ड वर्क मैंने किया, या मेरे वालिद साहब ने मुझे जो तरीके या ट्रेनिंग के तरीके या योगा कराई या जो कराटे खिलाई, तो मैं समझता हूँ कि उन चीज़ों का मुझे जो फ़ायदा हुआ, जिसकी वजह से मेरा जो इंटरनेशनल कैरियर तो नहीं इतना मैं खेला, बट जो डोमेस्टिक क्रिकेट मैं 20 साल जो खेला, मैं समझता हूँ कि वो इसी की वजह से हुआ। नहीं, इंटरनेशनल भी काफ़ी अरसा खेले हैं यासिर भाई आप, और इन एंड आउट असल में रहे ना, तो इस वजह से हमें लगता है कि आप तकरीबन 2000 से लेके 2012-13 तक पाकिस्तान के साथ ही रहे, क्योंकि ये होता था कि आपका नाम चलता होता था और फिर उस वक्त सियासत भी बड़ी होती थी, कभी आपकी जगह कोई और आ जाता था, कभी क्या होता था। लेकिन ये बताइए कि मेरा ख्याल है, मुझे लगता है ये है कि सारे आपके कैरियर में ना जो ड्राइविंग फोर्स थी वो कहीं ना कहीं आपके वालिद साहब थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा मैचेस आपने खेले, तकरीबन 11,000 रन है फर्स्ट क्लास क्रिकेट के, 1400 विकेट्स हैं, मायूसी भी हो जाती होगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो आपको उन्होंने पीछे से जो है ना वो सहारा दिए रखा है यार, कि यासिर कोई मसला नहीं है, अब इसमें आए हो तो अब इसमें खेलोगे, और फिर आप पाकिस्तान की भी नुमाइंदगी कर गए, काउंटी भी खेल गए, अब माशाल्लाह से आपको एक हाई परफॉर्मेंस कोच भी आप लग गए, और मेरा ख्याल है कि कोचिंग जब से पाकिस्तान की कोचिंग किसी के ऊपर भी लगे ना, तो वो फिर सफ़र में ही रहता है, उसकी कोचिंग आगे बढ़ती जाती है। देखिए, बिल्कुल इसी तरह ही है। मैं बल्कि अभी भी देखिए, मैंने क्रिकेट तो 2012 पाकिस्तान का मेरा आखिरी मैच था। 2016 मेरा कॉम्पिटिटिव क्रिकेट जो प्रोफेशनल काउंटी क्रिकेट था, वो मेरा आखिरी था। मगर उसके बाद मैं क्लब क्रिकेट खेलता रहा। अभी भी मेरे वालिद साहब मेरे मैचेज़ पे जाते हैं। इवन मेरा बच्चा जो अब अंडर 10, अंडर 11 जो मैचेज़ खेलता है, उसमें भी वो मैचेज़ में जाते हैं, और वो जो अभी भी मुझे भी बताते रहते हैं। हालाँकि मैंने अब प्रोफेशनल क्रिकेट तो नहीं खेलनी, हम्म। मगर अभी भी मुझे बताते हैं कि तुम ये बॉलिंग में अच्छा कर सकते थे, बैटिंग में अच्छा कर सकते थे। इवन मेरे बेटे को अभी भी वो बताते हैं, तो और वो जब भी मेरी उनसे राब्ता होता है पाकिस्तान में फ़ोन पे, तो उसकी प्रोग्रेस पूछते हैं। वो मेहनत कर रहा है, वो ट्रेनिंग कर रहा है, तो उसकी कोई बेहतरी आ रही है गेम में, तो अभी भी वो इतना क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। और आप तो बल्कि सोशल मीडिया पे हैं, मीडिया पे काम भी करते हैं, तो अभी भी आप जब देखते होंगे कि डोमेस्टिक के एक एक प्लेयर के स्टैट्स उनको मालूम होते बिल्कुल। हैं, मालूम होता है कि अपकमिंग प्लेयर, आने वाला प्लेयर कौन सा है। क्योंकि अभी भी अगर आप किसी भी अंपायर या किसी भी मैच रेफरी से पाकिस्तान में अगर आप पूछें कि कौन बंदा क्रिकेट ग्राउंड में रावलपिंडी में या इस्लामाबाद में कोई मैच पे आता है, तो वो मेरे वालिद साहब अभी भी पहुंचते हैं। मैं हूं ना हूं, मैं खेल रहा हूं या ना खेल रहा हूं, मगर उनका शौक है, वो देखते हैं, उनको अच्छा लगता है कि कोई जब नया लड़का, कोई टैलेंटेड प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट में आता है और पाकिस्तान की बाद में फिर नुमाइंदगी करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसे लोग बहुत कम रह गए हैं जो बिल्कुल क्रिकेट ऐसे। को प्यार करते हैं, क्रिकेट को लव करते हैं। तो जितना भी मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूं कि उन्होंने मुझे इतना बैक किया। अब वो मेरे बेटे के लिए दुआएं करते हैं, और वो उनकी ख्वाहिश है कि वो भी किसी अच्छे लेवल पे जाके या काउंटी या इंटरनेशनल लेवल पे जाकर खेले। अच्छा, उनका अपना बेटा तो पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर गया, तो क्या पोते की उनकी ये ख्वाहिश है कि वो अब इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करे? देखिए, ख्वाहिश तो ऐसा ही नहीं है, बस ये है कि वो ऑब्वियसली अब वो रहता है इंग्लैंड में है, उसकी स्कूलिंग, उसकी क्लब क्रिकेट जो काउंटी लेवल पे जो सरे काउंटी के लिए खेलता है अंडर 11, तो ऑब्वियसली बल्कि बड़े मज़े की बात है कि वो जी। पिछले साल उसका इंटरव्यू एक जियो टीवी ने किया, तो उस पे उसने जो होस्ट है, उन्होंने सवाल उनसे किया, इंटरव्यू लेने वालों ने उनसे सवाल किया अमार से कि आप पाकिस्तान के लिए खेलोगे या इंग्लैंड के लिए? तो उसने बड़ा मासूमाना सा जवाब दिया कि देखिए, मैं यहाँ खेलता हूँ, मैं यहाँ पढ़ता हूँ, तो मैं कैसे पाकिस्तान में खेल सकता हूँ? तो उसने बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया। तो यही इसका जवाब है कि वो इंशाल्लाह जब भी जहाँ पे भी खेले, जिस टीम के लिए भी खेले, तो अपना भी नाम और अपनी फैमिली का भी नाम रोशन लेकिन करे। अगर वो इंग्लैंड की तरफ से भी खेल गया ना, तो वो इतनी दूर की बात नहीं है, वो यासिर अरफात का बेटा होगा, पाकिस्तानी उसी तरह उसको ऑन करेंगे जिस तरह हम अपने बॉक्सर हैं उनको, मोहम्मद आमिर को ऑन करते हैं, तो उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन ये बताइए कि वो भी आपकी तरह ऑलराउंड क्रिकेटर ही हैं या कुछ और स्पेशलिटी है उनकी? देखिए, वो भी ऑलराउंडर हैं, और वो उनमें थोड़ी-सी मुनफ़रिद चीज़ ये है कि मैं राइट आर्म बॉलिंग करता था, राइट हैंड बैटिंग करता था। अमार में ये है कि वो राइट हैंड बैटिंग तो करते हैं, मगर लेफ्ट आर्म फ़ास्ट बॉलिंग करते हैं। ये थोड़ा-सा अच्छा।
अनहोनी सी चीज़ है, मगर ये है कि उसको मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ जब मेरे से वो अमार के बारे में पूछते हैं मेरे बेटे के, मैं कहता हूँ कि उसमें मेरे वाला टैलेंट या मेरे वाला जुनून नहीं है, मेरे से ज़्यादा टैलेंट और मेरे वालिद साहब वाला जो जुनून है, जो उसके दादा का जुनून था, जो वो सुबह-सुबह उठ के मैं अगर ना भी उसके साथ बैक गार्डन में जाऊँ, तो वो दीवार के साथ बॉल के साथ अच्छा। खुद खेल रहा, एक स्टंप लगा के खुद बॉलिंग कर रहा होता है, तो उसमें वो जो जज़्बा है, जुनून जो वो उसके दादा वाला है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर वो मेहनत करता रहा, हम लोगों ने उसको सपोर्ट पूरा किया और अल्लाह ताला की अगर वो ये विल हुई, तो इंशाल्लाह वो एक अच्छे लेवल पे इंशाल्लाह खेलता हुआ नज़र आएगा। मतलब यासिर भाई, आप हमें ये डरा रहे हैं कि एक और बेन स्टोक आ रहा है फिर इंग्लैंड की टीम में? देखिए कोशिश करेंगे, बाकी जो अल्लाह को मंज़ूर होगा इंशाल्लाह। अच्छा यासिर भाई, ईद के हवाले से थोड़ा सा बात कर रहे थे तो वो बात कहीं ना कहीं बीच में ही रह गई। तो बचपन की ईद में तो आपने बताया कि आप क्रिकेट भी खेलते थे, सारी चीज़ें होती थी। बचपन के बाद लाजमी तौर पे आप स्टार बन गए। उसके बाद आप, जिस तरह मैंने अपना एक वाकया बताया कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर है कराची में जहाँ पे 20 बंदे थे और एक बंदे ने आपको पहचाना तो उसने सबको बताया दूंगा हाँ यासिर भाई, सारी चीज़ें वहाँ पे स्टार्ट हो गई। तो बचपन की ईद में और ये वाली ईद है, इसमें कोई फ़र्क भी महसूस होता है या बराबर की होती हैं? देखिए ऐसा सच कोई फ़र्क नहीं, जिस तरह मैंने पहले कहा, अब ईदी देने वाले अब जेब खाली होती है, पहले जेब भरी जाती थी, अब हमारी जेब खाली हो जाती है, मगर ये एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी रिवायत है। आप बच्चों को देते हैं, बच्चों को जब वो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखते हैं, फिर उसके साथ फिर दूसरा ये, मस्जिद में जब आप नमाज़ पढ़ के आते हैं, फिर लोगों से मुलाकात होती है और अपना कोई ऐसे लोग होते हैं, कोई जो फ़र्ज़ करो कोई बीमार है, उसमें उनकी तीमारदारी क कोशिश यही होती है कि जो लोग बीमार हैं या हॉस्पिटल में हैं, उनकी जाके तीमारदारी की जाए, उनको फ़ोन करके उनके बारे में पूछा जाए, उनकी सेहत के बारे में। और कुछ लोग जो दुनिया से चले गए हैं, तो उनके रिश्तेदारों को और उनको कॉल करके उनको थोड़ा अफ़सोस किया जाता है। तो बस इस तरह की चीज़ है। पहले ये होता था कि आप ईदी तक आपकी एक लाइफ़ होती थी, मगर अब ये है कि आप पे और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुआशरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि आप एक अच्छा फ़र्द, अच्छा शहरी और अच्छा फैमिली मेंबर बनकर आपको करनी पड़ती हैं। अच्छा यासिर भाई, मैं थोड़ा सा आपको बताऊं ना कि मैं खुद भी यूएई काफ़ी अर्सा रहा हूं, तो काफ़ी ईदें वहाँ पे भी की हैं। लेकिन यहाँ की ईद का और वहाँ की ईद का मुझे डिफरेंस ये लगता है कि यहाँ पे आपको ईद करके आपने एक पूरा एक मैप बनाया होता है कि आपने किसके घर जाना है, किसके घर जाके दुआ करनी है। फोतगी वाले घर पे जाके हम दुआ करते हैं, एक कल्चर बना हुआ हमारा। फिर किसी की तीमारदारी करनी है, फिर अजीज़ों के घर जाना है। लेकिन यूएई में तो मैं बस 6 बजे अगर फजर की नमाज होती है, लेट्स सपोज, तो 6:15 बजे उसकी ईद की नमाज हो जाती थी, उसके बाद आके सो जाते थे। तो यूके में थिंग्स विल बी डिफरेंट, या फैमिली के साथ कुछ और एक्टिविटीज भी होती हैं? नहीं, यही होता है। देखिए या तो कोई आपकी फैमिली नमाज़ के बाद आप घर आते हैं, फिर अपने माँ-बाप जो वालदा अगर मस्जिद में जाके नमाज़ नहीं पढ़ सकी, उनको आके मिलते हैं और बाकी लोगों को आप मिलते हैं। फिर कोई ना कोई आ रहा होता है या आपने कोई प्लान किया होता है, आप जाते हो। तो ऑब्वियसली आपने इतनी देखें इबादतें की होती हैं, 30 दिन की आपने रोज़े रखे होते हैं। लोग इबादतें रात को लेट नाइट कभी जल्दी आपको उठना पड़ता है, तो उसकी फिर वो एक थकावट तो ऑब्वियसली होती है, मगर उससे ज़्यादा खुशी ये होती है कि आप एक बाकी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, बच्चों को खुश देखते हैं, तो इस तरह की चीज़ें आप होती हैं, तो आप एन्जॉय करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के साथ जो ईद का आपने जिक्र किया, चंडीगढ़ का भी पाकिस्तान टीम के साथ और अंडर 19 का भी जिक्र किया, उनमें कुछ ऐसी वहाँ पे टीम के साथ कैसी ईद गुजरी? कोई वाकयात ऐसे होते हैं या फिर आपस में प्लेयर बैठ जाते हैं, तो क्या फैमिलीज के साथ किस तरह रब्ता होता है? उस जमाने में तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, व्हाट्सएप वगैरह नहीं था। देखिए उस टाइम इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी, आप सोशल मीडिया या व्हाट्सएप इतना ये चीज़ें इवन मोबाइल भी 2000 में अगर आप बात करें तो हार्डली मोबाइल तो मेरे ख्याल से नहीं था, तो आप एक आधी कॉल ही कहीं से जाके आप कर सकते थे, यही एक मैक्सिमम आप कर सकते थे। बट उसके साथ-साथ फिर ऑब्वियसली फिर आपको अपने प्लेयर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, टीममेट्स के साथ उनके साथ आप गुज़ारते हो, टाइम गुज़ारते हो और ऑब्वियसली टीम मैनेजमेंट जो होती है, फिर कोई इस तरह की कोई गैदरिंग अरेंज कर लेती है, लंच इकट्ठा कर लेते हैं या डिनर इकट्ठा आप कहीं जाके कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, उससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसे ही अच्छा, थोड़ा सा अब आपके कैरियर की तरफ आते हैं, फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भी बात करें। यासिर भाई, जब आपका डेब्यू हुआ, फिर आपको आपको पता है कि वो एक पूरी स्टोरी आप बताते होते हैं कि मुझे 2000 से लेके 5 तक पता नहीं मैंने डोमेस्टिक में इतनी विकेट्स ले ली थी और पाकिस्तान में आपको 7 ओवर्स अगर मैं या 12 ओवर्स करवाने का मौका मिला। तो ये थोड़ा सा आपसे स्टोरी सुनना भी चाहूँगा और फिर उसके बाद एक और सवाल भी आपसे करूँगा। अ, देखिए ये कई दफ़ा मैं बता भी चुका हूँ और बड़ा ही अनफॉर्चुनेट होता था। अनफॉर्चुनेट तो नहीं कह सकते, आपने खुद बल्कि इंटरव्यू में कहा कि बड़ा ही मुश्किल होता था उस टाइम टीम में आना और एक जो बाहर ऊपर स्टैंडर्ड जो रेस वहाँ पे था पाकिस्तान टीम में, हम्म। आप ऑर्डिनरी प्लेयर तो सोच भी नहीं सकता था कि वो टीम में आए। आपने
डोमेस्टिक में इतना खेल के, क्योंकि ये लीग की अपॉर्चुनिटी उस टाइम ज़्यादा नहीं होती थी। आप सिर्फ डोमेस्टिक खेलते थे, आप परफॉर्म करते थे, आपको कंसीडर किया जाता था एटीके के टूर पे या पाकिस्तान टीम में या कैंप तक आप जाते थे। खेलना बहुत दूर की बात होती थी। तो वो आप मुझे यही हुआ कि जब मैं जिन दिनों में परफॉर्म करके टीम में आता था, तो ऑलरेडी पाकिस्तान टीम में टॉप के ऑलराउंडर्स होते थे, ख्वाह वो फास्ट बॉलर्स बॉलिंग ऑलराउंडर्स हो या स्पिनर्स के ऑलराउंडर्स हों, तो बड़ा मुश्किल होता था। मगर ये है कि थोड़ा-सा अनफेयर हुआ इन द सेंस कि मैं जब एक मैच खेलता था, उसमें भी लाइक पूरा स्पेल 10 ओवर का स्पेल नहीं होता था, 5 ओवर किए और वेरी नेक्स्ट डे मैं टीम के साथ मुझे वापस घर भेज दिया जाता था। फिर पूरा साल मैं डोमेस्टिक खेला, फिर अगले साल नाम आता था और फिर उसी तरह होता था 5 ओवर या 6 ओवर करवाए, फिर वापस घर भेज दिया जाता था। तो बड़ा ही अनफॉर्चुनेट होता था। मगर ये है कि देखें, ये एक लाइफ का एक आपका हिस्सा होता है, इससे आप सीखते हैं। ऑब्वियसली आपको उस टाइम गुस्सा तो आता है, मगर अल्टीमेटली आप बिलीव यही होता है हमारा कि आपके जितना आपके नसीब में या आपके जहाँ पे आपके कदम लिखे हैं, आप जाते हैं। और ये मेरे लिए एक खुद एक्सपीरियंस था। तो मैं अब जिस तरह कोचिंग की फील्ड में आया हूँ, तो यही चीजें मैं जब किसी जूनियर से बात करता हूँ या जब कोई लड़का मेरे सामने आके बात करता है कि ज्यादती की बात करे या किसी और चीज अनफेयर बिहेवियर फ्रॉम द मैनेजमेंट अगर कोई बात करे, तो मैं उसको यही गाइड करता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर आप अपने नंबर, अपनी बारी का इंतजार करो, आप अपनी मेहनत करते रहो, अपने आप को बेहतर करो और अपने आप को रेडी रखो कि जब भी आपको मौका मिले तो आप उसके लिए परफॉर्म करने के लिए। तो मैं उस चीज को अब ऐसे लेता हूँ एज अ कोच कि जो चीजें मेरे साथ ज्यादतियां या कोई इस तरह की चीजें हुई, मैं ये समझता हूँ कि मुझे अब अपने यंगस्टर्स को, नए लोगों, आने वाले प्लेयर्स को ये बताना चाहिए कि आपको अपनी बारी का इंतजार करना है। ये मुआशरा या ये सिस्टम है, यहाँ पे आपके साथ ज्यादतियां भी होंगी, आपको फेवर भी मिलेगी। तो अगर जब आपको ज्यादा आपके साथ ज्यादतियां होती है तो आपको उसके लिए तैयार होना है। तो मैं उस चीज को मैं इस तरह अब ले रहा हूँ अपनी कोचिंग में। सर अच्छा, आखिर क्यों कुछ हमारे पास वक्त रह गया है, इसमें हम बात करते हैं। आप न्यूजीलैंड में गए तो आपके पास एक डिफरेंट कप्तान था, टीम तो मोरलेस वही थी, इमाद भी वापस आ गए, आमिर भी वापस आ गए, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर बाबर आजम को एक दफ़ा फिर कप्तान बना दिया गया। तो इस सारे सिनेरियो को आप किस तरह देखते हैं? क्या कोई रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट हम खेल सकते हैं? ईद के मौके पे तो हमें अच्छी बातें ही करनी चाहिए, लेकिन आपका एनालिसिस क्या कहता है कि अब क्या होने जा रहा है? देखिए, ये आपने जो बात की ना कि अच्छी बातें करनी चाहिए, बिल्कुल ईद के मौके पर बिल्कुल अच्छी बात है। और वैसे भी ईद ना भी हो, देखिए आपको पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। हमेशा मुस्बत आपको कोई बात भी करनी चाहिए तो आपको करनी चाहिए। देखिए इनफ हो गया, जितना भी हम लिखें, ये प्लेयर्स पे इतना प्रेशर पड़ चुका है। सोशल मीडिया पे डिस्कशन सुबह दोपहर शाम, यूट्यूब चैनल, टीवी चैनल पे इतनी बात होती है प्लेयर्स के बारे में। काकूल के कैम्प में है, वहां से खबरें लीक होती हैं। ये लाइफ के चक्कर में ऐसी ऐसी खबरें जो कि जिनका कोई सर ना पैर होता है, ऐसी खबरों की वजह से प्लेयर्स और उनकी फिर फैमिली पे जो इफेक्ट होता है। मेरे ख्याल से हमें अपने प्लेयर्स को थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए। जो भी देखिए, अल्टीमेटली ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पे लोग बैठे हैं, ये उनका काम है कि वो इस तरह के डिसीजन करें कि जिससे प्लेयर्स को भी नुकसान ना हो और पाकिस्तान की क्रिकेट भी सफर ना करे। तो हमें ये डिस्कशन में नहीं पड़ना चाहिए कि ये कप्तान अच्छा है, ये होना चाहिए। ये पीसीबी का काम है, वो डिसाइड करें। और किसी भी डिसीजन पे जब जाएं तो प्लीज उस पर जरा सोचें और सोच समझ के कोई फैसला करें। हमें बार बार ये प्लेयर्स के बारे में कि ये वो ऐसा कप्तान है, वो ऐसा प्लेयर है, ये इस तरह की बातें मेरे ख्याल से हमें नहीं करनी चाहिए। अच्छा यासिर भाई, आप टीम के साथ न्यूजीलैंड में मौजूद रहे, तो टीम क्या ये जलन हो सकती है या इसमें अभी भी कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स या लाइकिंग डिसलाइकिंग के चांसेस हैं कि अभी भी शायद वो होगी? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मैं जिस कल्चर में अब रह रहा हूँ और यहाँ पे इन्वायरमेंट है, काउंटी लेवल पे आप देख लें, कॉलेजेस लेवल पे देख लें, बाकी जगह पे भी देख लें, टीमें बहुत आगे चली गई हैं। आप अगर टीमों का जो माहौल है, इंटरनल माहौल, जो ड्रेसिंग रूम का माहौल होता है, उनकी ऑन एंड ऑफ द फील्ड जो एक्टिविटीज होती हैं और फिटनेस लेवल है, टेक्निक लेवल है, वो बहुत आगे चला जा चुका है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम बहुत पीछे है। देखें, उस न्यूजीलैंड ट्रिप पे 3-4 चीजें जो मोहम्मद हफीज ने बातें की थी, एनओसी का इशू है, बिल्कुल वो इशू है, उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। फिटनेस का इशू हफीज ने बात की थी, बिल्कुल है, उसी को देखते हुए काकूल का। मगर ये वन ऑफ नहीं होना चाहिए। ये आपको पाकिस्तान टीम की तरफ, सिर्फ पाकिस्तान टीम नहीं, आपको जूनियर लेवल से ये चीजें करनी चाहिए और उन चीजों पे काम करना चाहिए। तो 2-3 चीजें और भी उन्होंने कहा था कि हमारे लड़कों की जो टेक्निकल इश्यूज हैं, ये बिल्कुल उन्होंने सही बातें की थी। मगर ये है कि अभी हमें जो भी कोई आए, कोचिंग स्टाफ में आए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आए, कोई भी कप्तान बने, बिल्कुल एक एक वन यूनिट बनकर, एक सबको एक पेज पे होकर
अगर पाकिस्तान टीम की बेहतरी, क्योंकि अगर देखें आपके पास वर्ल्ड कप आपके सामने है, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी आपके मुल्क में होनी है, तो आप अगर अभी से इन चीजों पे प्लान नहीं करेंगे, देखें लोग बात करते हैं डिफरेंट कोचेस डिफरेंट कप्तान। मैं कहता हूं कि स्पेशलिस्ट, अब आपने जो टेस्ट क्रिकेट है उसके स्पेशलिस्ट कैंप्स लगाने चाहिए कि टेस्ट बॉल अगर फर्स्ट को जिसने 20 ओवर एक दिन में करने हैं, तो वो आप 4 ओवर की क्रिकेट से आप प्लेयरों को आप उसमें नहीं लेके जा सकते। जिसने 200 या 100 लंबा खेलना है, लंबी बारी करनी है, उसके लिए आपको अब कैंप्स लगाने पड़ेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो कि पाकिस्तान टीम को करनी पड़ेंगी, अदरवाइज ये है कि आपकी टीम बहुत पीछे चली जाएगी। आप ये बताएं कि बाबर आजम क्या डिलीवर कर सकते हैं बीइंग ए न्यू कैप्टन। ईद है, अच्छी बातें मैं भी करना चाहता हूं, आपसे भी अच्छी बातें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो न्यूजीलैंड का टूर तो काफ़ी आसान होगा, असल में तो जाके उनका इम्तिहान इंग्लैंड में स्टार्ट होगा और उसके बाद वर्ल्ड कप में। क्या कुछ होने जा रहा है बाबर आजम की क़यादत में? देखिए, मैंने जिस तरह पहले बात की, हमें मुस्बत और ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। बाबर आज़म को ऑलरेडी 4 साल मिल चुके थे, बड़ा मुश्किल उन्होंने उस तरह के रिजल्ट नहीं दे सके। मगर अगेन मैं ये समझता हूँ कि बाबर आज़म अगर कप्तान आते भी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का डिसीजन है, बाबर का अपना डिसीजन है, मगर उनके साथ मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी राय ये है, हाँ हाँ। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मगर मेरी ये राय है कि उनको इस साथ एक फॉरेन टॉप क्वालिटी का कोच होना चाहिए कि जो कि उनके हेल्पिंग हैंड बन सके। मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा-सा बाबर को उस तरफ से थोड़ी-सी लैकिंग हुई कि उनको कोचेज़ भी चेंज होते रहे, हम्म। मैनेजमेंट चेंज होती रही। तो मैं ये समझता हूँ एक अच्छा क्वालिफाइड फॉरेन कोच होना चाहिए जो खुद एस्टेब्लिश्ड कोच हो। तो सर, मैं समझता हूँ फॉरेन कोच की आपने बात की, आखिरी 30 सेकंड मेरे पास रह गए। मेरे प्रोग्राम में भी आके ना बहुत सारे क्रिकेटर से बात की। यासिर अरफात का तो कुछ स्टेक ही नहीं है पाकिस्तान में, वो तो यूके में रहते हैं, उनको क्यों हाई परफॉर्मेंस का कोच बनाया? तो अब वही लोग कह रहे हैं कि फॉरेन कोच होने चाहिए, डिफरेंट फॉर्मेट्स में होने चाहिए, वही साफी कह रहे हैं। तो उनके लिए कोई पैगाम तो दे दे प्लीज। देखिए, जिन लोगों की घर में कोई बात नहीं सुनता ना, तो वो यहाँ पे लोगों को मशवरे दे रहे होते हैं कि रूस को, रशिया को ये करना चाहिए, अमेरिका को ये, कि यूट्यूब चैनल पे खोल के बैठे हैं। उन लोगों को घर में उनकी बात कोई नहीं सुनता, ठीक है? घर का नल उनका लीक कर रहा है, मगर वो मशवरे ऐसे दे रहे होते हैं कि जैसे एटम बम की बातें वो कर रहे होते हैं, ठीक है ना? ऐसे लोगों को ये है कि अब क्या किया जाए कि अब उन बल जितनी मुँह उतनी बातें। यूट्यूब का भी है कि सोशल मीडिया वो आज़ादी इज़हार राय की आड़ में ऐसी-ऐसी गलत खबरें, लाइक्स के चक्कर में और फेक न्यूज़ देते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या जब बंदा जवाब दे? सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। ईद मुबारक टू यू यासिर भाई, और आपकी फैमिली को भी ईद मुबारक हो, और पाकिस्तान में जितने भी लोग हमें इस वक्त सुन रहे हैं आपको ईद मुबारक हो। साबिक टेस्ट क्रिकेटर और हाई परफॉर्मेंस कोच यासिर अरफात से पहले तो हमने बहुत दिल की बातें की, ईद की बातें की, उनके बचपन की ईद की बातें की, फिर उनके वालिद साहब की मेहनत की बातें की, फिर अम्मार के हवाले से भी हमने पूछा है, हो सकता है कि इंग्लैंड में आप अम्मार को भी खेलते हुए देखें, और फिर आखिर में पाकिस्तान के हवाले से बातें की। तो आज पॉजिटिव बातें ही करनी थी, हमने भी पॉजिटिव बातें की। यासिर भाई, आपका बहुत शुक्रिया, और आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।